73 वर्षीय दिल्ली के रहने वाली कविता आचार्य ने जब दरवाजा खोला, उन्हें अंदाजा नहीं था कि दस्तक देने वाले 2 लोग उनकी जान ही ले लेंगे। ये शख्स संजीव पारेख, शायद वो एकमात्र शख्स है जो पुलिस को बता सकता है कि वो 2 लोग जो कविता आचार्य के घर आए थे वो कौन थे। उन 2 लोगों में से एक ये लड़का था जो कत्ल का मकसद ठीक से बता नहीं पा रहा है। नहीं, मुझे डर नहीं लगा। तुम्हें पता था क्या किया जा रहा था? हाँ, मैंने उसके पैर पकड़ के रखे थे ताकि वो स्ट्रगल ना कर सके और वही पड़ी रहे। तुम्हें ये करना सिखाया गया था? हाँ, मैंने वीडियोस देखे थे, कई सारे। कौन से वीडियोस? क्राइम वाले बहुत सारे देखे थे। तुमने खुद से देखे थे या किसी ने दिखाए थे? तुम्हें पता भी है तूने एक मर्डर किया है। जब तुम वहां गए थे तुम्हें पहले से पता था कि तुम्हें उसको मारना। दरअसल दिन में 2 बार तो माँ से बात हो जाती थी मेरी, लेकिन आज शाम को फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि माँ फ़ोन उठा ही नहीं रही थी। मैं हैरान थी। उसके बाद मैंने 1 घंटे के अंदर 3-4 बार माँ का नंबर फिर से ट्राई किया। फिर मुझे लगा कि यहाँ आके देखती हूँ, तो मैं मेरे बेटे सौरभ को लेकर सीधे यहाँ पहुँची। माँ के घर की एक एक्स्ट्रा चाबी मेरे पास होती है। मैं दरवाजा खोलकर अंदर आई। माँ! मैंने फटाफट मेरे बड़े भाई प्रवीण को फोन किया। वो रोहिणी में ही रहते हैं। उसके बाद आपको फोन किया। पाँच साल पहले हमारे पापा गुजर गए। तब से माँ अकेली ही रहती थी। मेरी छोटी बहन नंदिनी और मैं रोज फोन पर माँ के साथ बात करते थे, आते जाते रहते थे। आज सुबह ही मेरी बात हुई थी माँ के साथ फोन पर। आज शाम को आपकी माँ से कोई मिलने आने वाला था? फोन पे कुछ कहा था उन्होंने? नहीं सर, माँ ने ऐसा कुछ कहा नहीं था। माँ दोनों कलाइयों पे 2-2 सोने के कंगन पहनती थी। चारों गायब हैं। नहीं, ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ लूटा है। यहाँ कोई गहने या कैश नहीं रखती थी वो? कुछ कैश पर्स में रखती थी खर्चे के लिए। वो है चुराए नहीं गए।
कल शाम के बाद आज सवेरे मैं माँ को कॉल करने ही वाली थी। रोज ही करती थी मैं, लेकिन आज सारे कामों में रह गया। मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है मैडम कि आज माँ से मिलने कोई आने वाला था या नहीं। जी सर, मैं तो घर पर ही थी, पर ऐसा ध्यान ही नहीं गया कि उनके घर पे कोई आया या गया होगा। और कविता जी चिल्लाई भी होगी तो शायद बाकी आवाज़ों के बीच हमें सुनाई नहीं दी होगी। दिल्ली में ऐसा कोई दोस्त या रिश्तेदार जिसका यहाँ आना जाना हो? नहीं सर, ऐसा तो कोई रिश्तेदार नहीं। समझ में नहीं आ रहा कि कौन है जो आकर माँ के साथ। ये इधर एंट्री की है, फ्लैट नंबर 301 ए विंग। विजेंद्र सिंह +1 2 लोग आए थे। आए होंगे, मतलब आए हैं। 2:45 पर। जी हाँ। सर, सोसाइटी मैनेजर से बात हुई है। वो बता रहे हैं कि एंट्रेंस का सीसीटीवी चालू है, पर लॉबी का कैमरा काम नहीं कर रहा। ये पीछे खड़ा हुआ यंग लग रहा है। हाँ, पर दोनों के चेहरे तो ढके हुए हैं। इन्हें मालूम था कि सोसाइटी में सीसीटीवी लगा हुआ, इसलिए आते और जाते वक्त दोनों वक्त चेहरे ढक रहे हैं। तस्वीर को ध्यान से देखिए। कुछ अंदाजा हो रहा है आप लोगों को कि ये दोनों कौन हो सकते हैं? समझ नहीं आ रहा है कि ये दोनों कौन हैं। मुझे भी नहीं। नंदिनी? जान पहचान वाले ही हैं, क्योंकि डोरबेल बजाकर घर में दाखिल हुए। आपकी माँ ने इनके लिए चाय बनाई, घर में 2 चाय के कप मिले, किचन में बर्तन में दूध मिला और छन्नी में चाय की पत्तियां मिली। अम्बे जनरल स्टोर। आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं मालिक किशन गुप्ता। आप? द्वारका पुलिस स्टेशन से SI आरती बात कर रही हूँ। जी मैडम, क्या बात है? रंजना टावर्स की कविता आचार्य का कल तुम्हें फोन आया था दोपहर 2:55 पे। कैसे जानते हो उन्हें? सुना मैंने, क्या हुआ? दंग रह गया हूँ। मेरी रेगुलर ग्राहक थी। क्यों फोन किया था उन्होंने? दूध मंगाया था मैडम। किशन, आधा लीटर दूध भेज जल्दी। जी कविता जी, अभी भेज रहा हूँ। तुम खुद गए थे देने? जी नहीं, मेरी बेटी रोशनी को भेजा था। ये दोनों 2:45 पे सोसाइटी में दाखिल हुए और 3:55 पे वहां से निकले। मतलब 1 घंटा 10 मिनट तक ये उसी फ्लैट में थे आपकी माँ के साथ। फिर उसी दौरान 3:10 पर दूध आया, फिर चाय बनाई गई। चाय बनने में 10 मिनट लगे होंगे। जो 2 कप मिले हैं उनमें आधी चाय बची हुई थी। मतलब चाय के बीच में ही इन लोगों ने कविता जी का कत्ल कर दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये दोनों जान पहचान की, लेकिन सिर्फ कविता जी के हाथ के कंगन चुराए गए, बाकी किसी सामान को छुआ तक नहीं। कौन हो सकते हैं ये? प्रीति शर्मा, कहाँ रहती हो तुम? मैं नोएडा में रहती हूँ सर, लेकिन क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला और आप मुझसे इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो कल द्वारका में थी ही नहीं सर। द्वारका में तो मेरा आना जाना ही नहीं है। कविता आचार्य, उनका लड़का प्रवीण आचार्य, बेटी नंदिनी माने, नंदिनी का बेटा सौरभ माने, या प्रवीण आचार्य का बेटा अंकित आचार्य, इनमें से किसी को भी जानती हो तुम? किसी को भी नहीं सर। आप बताएंगे कि बात क्या है? आप मुझे डरा रहे हैं सर। देखो रोशनी, डरो मत, बस ठीक से याद करो और बताओ, जब तुम दूध देने गई थी कविता आचार्य के घर तो तुमने क्या देखा? कुछ नहीं देखा मैडम। मैंने बस डोरबेल बजाई, कविता आंटी ने दरवाज़ा खोला और मैंने उन्हें दूध का पैकेट दे दिया। अंदर बैठे किसी आदमी को नहीं देखा? जी नहीं देखा। और वैसे भी कविता आंटी ने बहुत थोड़ा ही दरवाज़ा खोला था। और अजीब बात तो ये थी कि कविता आंटी मुझ पर गुस्सा हो रही थी। तुझ पर? क्यों? क्या पता मैडम। मैं पहले जब भी जाती थी तो कविता आंटी मुस्कुराकर बातें करती थी और थैंक यू बेटा भी बोलती थी, लेकिन कल कुछ तो अलग था। क्या रोशनी, कितनी देर लगा दी तुमने? मेहमान मेरे कब के आके बैठे हैं, चाय नहीं बना पा रही हूँ मैं। आधा लीटर दूध लाने में इतना टाइम लगता है क्या? लेकिन कविता आंटी को इतनी चिड़चिड़ी मैंने पहली बार देखा था। ये दोनों थे अंदर? बोला ना मैडम, कविता आंटी ने बहुत थोड़ा ही दरवाज़ा खोला था। अंदर देखने का कोई चांस ही नहीं था। और वैसे भी मैं अंदर जाके देखती ही क्या बिना मतलब के। सब हो सकता है वो पहले भी आए होंगे, लेकिन मुझे याद नहीं है सर। मोहित कनौजिया,
इन दोनों ने झूठे नाम लिखे और ऐसे ही मनगढ़ंत कोई फोन नंबर भी लिख दिया। और मुझे कैसे पता चलेगा सर? क्यों? जब कोई बिल्डिंग में आता है तो पूछते नहीं उससे कौन से फ्लैट में जा रहा है, किस काम से जा रहा है? सच बोलूँ तो वो जिस अंदाज में आए थे और आकर डायरेक्ट रजिस्टर में लिखने लगे, मुझे लगा कोई जान पहचान वाले होंगे, पहले भी आए होंगे। सर 1 घंटा तक अंदर थे। कविता जी ने उनको चाय बनाकर पिलाई। प्रवीण या नंदिनी को कुछ तो खबर होनी चाहिए कि वो कौन हो सकते थे। और सब जिस तरह से वो चल के आए, जैसे वो पेश आ रहे थे, शक करने जैसा कुछ लगा नहीं साहब। जी नहीं, हमें नहीं लगता कि हमने इन्हें पहले कभी देखा है। लेकिन नाम नंबर गलत दिया है, मतलब गलत इरादे से तो आए थे ना? बिल्कुल सही पकड़ा। नाम विजेंद्र सिंह लिखा, लेकिन आचार्य परिवार ऐसे किसी भी आदमी को नहीं जानता। और वो नंबर भी किसी नोएडा की प्रीति शर्मा का निकला, जो इस परिवार को नहीं जानते। नहीं पापा, मैं किसी प्रीति शर्मा को नहीं जानता। वो कॉलेज में पढ़ती है अंकित, नोएडा में। पापा, मेरी नोएडा के कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की से क्या जान पहचान होगी? नहीं मम्मी, हमारे ग्रुप में कोई प्रीति शर्मा नहीं है। और अगर होती भी तो मैं थोड़ी ना ऐसा बोलता कि नानी घर पे अकेले जा के उसका मर्डर कर दे। इन्हें देखा है कभी? जानता इन्हें? नहीं मम्मी, नहीं जानता। नहीं मैडम, मैं इन दोनों में से किसी को भी नहीं जानती हूँ। हो सकता है इन्होंने ऐसे कोई नंबर लिख दिया हो और निकला मेरा नंबर। आपके उन सर ने फोन किया था, तब भी मैंने उन्हें यही कहा था। देखिए मैम, मेरी बेटी को कोई फंसा रहा है। प्रीति जो कह रही है कि ऐसे ही लिख दिया होगा, हो सकता है ये बात सच हो। लेकिन एक बात बताओ प्रीति, तुम्हें कोई किसी भी तरह से फंसाना चाहेगा? नो मैडम, मेरा तो किसी के साथ कोई पंगा ही नहीं है। कॉलेज जाती हूँ, घर आती हूँ, बस। किसी दूसरे कॉलेज में या ऑनलाइन ग्रुप में सौरभ माने या अंकित आचार्य नाम के बंदे से कांटेक्ट में आई हो? मैं आपकी कलीग को पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं नहीं जानती हूँ मैम। देखिए मैडम, एक औरत की जान गई है, इसका हमें बहुत दुख है, पर प्लीज इस मामले में आप मेरी बेटी को मत घसीटिए। सिर्फ क्राइसिस होने के कंगन चुराए गए, चोरी वाले एंगल की तरफ गुमराह करने की कोशिश की गई। ये 73 साल की थी। किसी पहचान वाले ने घर के अंदर आकर ऐसे मार दिया। घर ही के अंदर की कोई अतीत की बात हो सकती है। सर जी, जिस तरह से दोनों ने एंट्री ली थी, उस रास्ते पर मेरे बंदे सीसीटीवी खंगाल हैं। सोसाइटी के लोगों से बात कर, पता कर कविता जी की लाइफ क्या थी, उनकी दिनचर्या क्या थी, क्योंकि ये मर्डर सीधा कोई पर्सनल एंगल वाला मर्डर ही लग रहा है। सर जी समझ गए, अभी लगा देता हूँ एंट्री। अच्छा, इससे पहले भी अगर तुम्हारी माँ फोन नहीं उठाती थी तो भी तुम यूं ही जाती थी सौरभ के साथ उन्हें चेक करने के लिए? हाँ, जाती। लेकिन वैसे माँ हमेशा ही फोन उठा लेती थी। 1 घंटा भर रिंग जारी थी और माँ फोन उठा नहीं रही थी। सौरभ ने भी ट्राई किया, फिर हम दोनों ने सोचा चलो देख ही आते हैं। पति कहाँ है तुम्हारे? 6 महीने से अशोक रायपुर में है, ट्रांसफर वहीं हुआ है उनका। आज शाम को आ रहे हैं। अच्छा, प्रवीण और तुम 2 ही भाई बहन हो, कोई और नहीं? जी नहीं। कविता जी प्रवीण के साथ क्यों नहीं रहती थी, या प्रवीण उनके साथ? सर, प्रवीण आचार्य हमारे यहाँ पे 9 साल से सीनियर अकाउंटेंट रहा है। ये प्रवीण आचार्य 10 जुलाई को ऑफिस में आया था। सर, आप यही पता करना चाहते हैं ना कि उसकी माँ के मर्डर के वक्त वो कहाँ था? ऑफिस में था या नहीं? बिल्कुल था। दरअसल हमारे सामने ही उसकी सिस्टर का फोन आया था। खबर सुनने के बाद उसकी हालत बहुत ही बुरी हो गई। ये जो हालत खराब हुई थी उसकी, ये वाकई में हुई थी या दिखावा था? उसकी माँ का कत्ल हुआ था। नाटक क्यों करेगा? माँ के साथ क्यों नहीं रहते थे? पहले रहता था। हम सब लक्ष्मी नगर में एक ही घर में थे। माँ और पापा चाहते थे कि मैं और दीपाली अपना अलग घर बनाएं। और दूसरी बात, मेरा काम पित्तमपुरा में है। मुझे ज़्यादा ट्रैवलिंग पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने रोहिणी में घर खरीदा। ऑफिस भी करीब है, पिछले 11 साल से मैं वहीं पर हूँ। सर, अगर आप मुझ पर शक कर रहे हैं, कोई घरेलू अनबन ढूंढ रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब दूर रहकर भी काफ़ी करीब थे। नंदिनी, मैं, माँ और हमारी फैमिलीज। आपके माँ बाप लक्ष्मी नगर से द्वारका मंगल विहार कब शिफ्ट हुए? 8 साल पहले। पापा ने रिटायरमेंट के बाद लक्ष्मी नगर वाला घर बेच दिया और यहाँ द्वारका मंगल विहार में रंजना टावर्स में 1 BHK लिया। नंदिनी का घर भी पास ही में था, उत्तम नगर में। लेकिन शिफ्ट होने के 2 साल बाद पापा चल बसे। और आपकी माँ कविता जी ने अकेले रहना पसंद किया? उन्हें अपनी आज़ादी पसंद थी, पर हम हर वीकेंड को मिलते, कभी उनके घर, कभी अपने घरों में। तो फिर साथ क्यों नहीं रहते थे? सबकी अपनी मर्जियां होती है सर। माँ की अपनी मर्जी थी। ये जो लक्ष्मी नगर वाला फ्लैट बेचा गया, उसका पूरा पैसा द्वारका मंगल विहार वाले फ्लैट में डाला गया? जी नहीं, कुछ पैसे FD में है, जिसका इंटरेस्ट माँ को मिलता, ऊपर से पापा की पेंशन। पापा रेलवे की सर्विस में थे।
जो भी 2 लोग आए थे ना, ये तय है कि जान पहचान के थे और कत्ल के इरादे से ही आए थे। वो तो जाहिर है ना सर, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये कौन हो सकते हैं। माँ की तरफ से, पापा की तरफ से, हमारी तरफ से। मैंने तो अपने बेटे अंकित से भी पूछा कि क्या वो किसी विजेंद्र सिंह या प्रीति शर्मा को जानता है, लेकिन उसने भी पता नहीं ये कौन हो सकते हैं। नहीं मैडम, मैं नहीं पहचान पा रही हूँ इन्हें। आपको माँ के फ़ोन में कुछ मिला? इन लोगों ने शायद आने के पहले कोई फ़ोन वोन किया हो। कॉल रिकॉर्ड्स अभी आने बाकी है नंदिनी, लेकिन कॉल लिस्ट से हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। हो सकता है मर्डर के बाद उन्होंने नंबर डिलीट कर दिया हो, पर वो ऐसा क्यों करेंगे? फ़ोन को ही अपने साथ ले जाते ना। ये सवाल भी जवाब मांग रहे हैं। कविता आचार्य की फैमिली और सोसाइटी वालों के अनुसार कविता अकेले रहना पसंद करती, अपने में रहती। जब जरूरत पड़ती तभी घर से निकलती। यह अब और भी रहस्यमय होता गया कि वो 2 हत्यारे कविता आचार्य से किस तरह कनेक्टेड थे और जिनके बारे में फैमिली को भनक तक नहीं थी, और जिन्होंने सिर्फ 4 सोने के कंगन के लिए उनका कत्ल कर दिया था। कविता की मीट सरिता जायसवाल से भी पूछताछ हुई। वही एक थी जो कविता के घर रोज आती जाती। मैडम, मैं इन्हें नहीं पहचान पा रही हूँ। एक जवान लड़का है और एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखता है। ऐसे 2 लोग कभी ना कभी घर पर आए होंगे। मैडम, मैं सुबह 8 बजे आती और 9:30 बजे तक सारा काम निपटा कर दूसरे घर चली जाती। ऐसे 2 लोगों को मैंने कभी नहीं देखा। नंदिनी और प्रवीण को जानती हो? नंदिनी दीदी से कुछ बार मिली हूँ और प्रवीण साहब से 1 आध बार। क्या कविता जी ने कभी बातों बातों में तुमसे कभी किसी घरेलू अनबन का जिक्र किया था? बच्चों के साथ कोई नाराजगी या झगड़ा, ऐसा कुछ भी कहा कभी? कभी फोन पर बात करते हुए सुना हो या कभी चिड़चिड़ी हो रही हो? नहीं मैडम, मैं पिछले 2 साल से वहाँ काम कर रही थी। सुनकर बहुत बुरा लग रहा है। ऐसे कैसे किसी ने उन्हें मार दिया, वो भी 2 जोड़ी कंगन के लिए। लॉबी वाला सीसीटीवी 2 महीने से खराब पड़ा है और बिल्डिंग एंट्रेंस वाले सीसीटीवी से सिर्फ 1 महीने का फुटेज मिला है, जिसमें ये दोनों कभी दिखे ही नहीं। नंदिनी ने अलमारियों के लॉकर्स ठीक से चेक किए? पक्का कुछ और चोरी नहीं हुआ? कह तो रही है नहीं सर। वैसे कविता जी का मोबाइल और पर्स दोनों ज्यों के त्यों मिले। हाँ गुरु बोल। रंजना टावर के बगल में एक दुकान की सीसीटीवी से कुछ मिला है। दोनों हैं? जी सर, टैक्सी में आए थे। वही है दोनों, बिना कैप। इसमें भी चेहरे साफ नहीं है। इस गली से एक और राइट लेने के बाद लगभग 5-7 मिनट पैदल चलने पर रंजना टावर से उसी सीसीटीवी से एक और फोटो। सर, इसमें भी चेहरे छुपाए हुए हैं। शायद टैक्सी रोकते वक्त नजर पड़ी होगी सीसीटीवी पर, और सोसाइटी की सीसीटीवी के बारे में पहले ही जानते होंगे। मतलब कविता आचार्य घर पे पहले भी आए होंगे। लेकिन सर जी, टैक्सी का नंबर साफ साफ दिखाई दे रहा है। मेरे बंदे टैक्सी वाले को ढूंढ रहे, शायद वो बता सके कि कहाँ से उठाई थी सवारी इन दोनों की। जैसे कुछ खबर मिलती है फौरन इत्तला करो। दीपक, जब तक कि टैक्सी वाला हाथ लगता है, तुम प्रवीण के बेटे अंकित और नंदिनी के बेटे सौरभ दोनों पर नजर रखो। इन दोनों कातिलों में से ये लड़का जवान लगता है इसके। ये कंगन चोरी वाला एंगल मुझे शुरू से अटपटा लग रहा। ये दोनों उस घर पर तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट तक थे, फिर भी सिर्फ कंगन चुराए और कुछ भी नहीं। सर, इस लड़के के साथ जो आदमी था वो हो सकता है ये कविता आचार्य उस लड़के को जानती हो और वह लड़का उस आदमी को अपने साथ लेकर आया हो। कौन, ये तुम्हारी खुद की गाड़ी है? तुम अकेले चलाते हो? हाँ। हमें ये दोनों चाहिए। ये दोनों तो
द्वारका मंगल विहार की सवारी। बिल्कुल सही। रंजना टावर्स की बाजू वाली गली में 10 जुलाई दोपहर 2:35 को तुमने इन्हें छोड़ा था। उठाया कहाँ से था? नवादा मेट्रो स्टेशन से। पक्का वहीं से? हाँ, दोपहर के समय मैं नवादा मेट्रो स्टेशन पर गाड़ी लगाता हूँ। जी साहब। द्वारका मंगल विहार चलोगे? चलेंगे ना, बैठो। हाँ, थे तो यही दोनों, लेकिन चेहरा कौन याद रखता है? तुमने इन्हें नवादा मेट्रो स्टेशन से उठाया था या स्टेशन से दूर? टैक्सी लाइन में। मैं तो हमेशा टैक्सी लाइन में होता हूँ। सर जी, नवादा मेट्रो स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज को एक बार चेक करना जरूरी है। शायद स्टेशन से बाहर निकलते वक्त उनका थोड़ा छप गया हो सीसीटीवी में। ठीक है, मंगवाता हूँ। तब तक तो अपनी टीम को अंकित आचार्य और सौरभ माने पर लगे रहने के लिए बोल। टैक्सी वाली फोटो नंदिनी और प्रवीण दोनों को दिखाई। सस्पेक्ट्स ने टोपी भी नहीं पहनी थी, लेकिन दोनों नहीं पहचान पाए। पहचान नहीं पाए या पहचानना चाहते ही नहीं? फोन रिकॉर्ड से भी कुछ नहीं मिला। कविता आचार्य या तो नंदिनी से बात करती थी या प्रवीण से, या फिर पोते अंकित और नवासे सौरभ से। तो इन दोनों के फोन नंबर्स फैमिली के किसी और के फोन में होंगे? नहीं सर, प्रवीण और नंदिनी के फोन रिकॉर्ड से कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला, ना ही अंकित और सौरभ के फोन रिकॉर्ड से। तो फिर इस कत्ल का मकसद क्या हो सकता है? ये कत्ल सिर्फ 2 जोड़ी सोने के कंगन के लिए तो नहीं हुआ, और क्या एंगल हो सकता है? सर, ये आचार्य फैमिली पहले लक्ष्मी नगर में रहती थी। शायद वहाँ कुछ हुआ हो और ये दोनों भाई बहन हमसे छुपा रहे हो, या फिर कुछ ऐसा जो इनसे छूट गया हो। हमारे लक्ष्मी नगर वाले घर का एड्रेस? आप लोग पहले लक्ष्मी नगर में ही रहते थे ना? जी हाँ, लेकिन वो घर तो 8 साल पहले ही बेच दिया था। कोई बात नहीं, आप एड्रेस दीजिए प्लीज। नंदिनी, पुलिस ने लक्ष्मी नगर वाले घर का एड्रेस लिया। पर वहां से कौन आकर ऐसा कुछ करेगा? किराने वाले की लड़की रोशनी, जो घर पर दूध देने आई थी, उसने स्टेटमेंट दिया है कि माँ गुस्से में लग रही थी। नंदिनी, ऐसा कौन हो सकता है जिस पर माँ गुस्सा होगी और उनके लिए चाय भी बनाएगी? कल हम अंतिम संस्कार में गए हुए थे। बहुत ही दुख हुआ मैडम। अभी यकीन नहीं हो रहा है कि कविता जी के साथ ये सब कुछ हो गया। हमें बताया गया जब आचार्य परिवार यहाँ रहता था तो गणेश जी आप और दिव्या जी आप दोनों उनके काफी करीब थे। सालों की दोस्ती थी, एक परिवार जैसे। जब वो लोग यहाँ से अपना घर बेच कर गए थे तो बहुत तकलीफ हुई थी हम लोगों को। बहुत ही अच्छे लोग थे मुकेश जी और कविता जी। ये किससे किया है मैडम? इन्होंने। जाने पहचाने लगते हैं? ये तो साफ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा। प्रवीण और नंदिनी भी नहीं पहचान पाए। एक बात तो पक्की है, ये दोनों या इनमें से कोई एक कविता जी को बहुत अच्छे से जानते थे। कविता जी ने इन्हें चाय भी पिलाई थी। अपने संजीव जी? क्या वो बता सकेंगे? उनका मुकेश जी के घर काफी आना जाना था। अगर ऐसा कोई है जिसके बारे में प्रवीण और नंदिनी नहीं जानते तो शायद संजीव जी जरूर बता सकेंगे। ये संजीव जी का घर कहाँ है? जी, वो तो 2011 में यहाँ से चले गए थे। मुकेश जी से बड़ी गहरी दोस्ती थी उनकी। यहीं सामने बैठकर तो उनका कैरम चलता था। ये लो चौका। ये बातें बड़े फॉर्म में हो। ऑलवेज। वाइट आपके लिए बहुत लकी है। क्या बात है? गेम अब तक चल रही है। एक और चाय भिजवा दूं? अरे पूजा, चाय के साथ में तेरे स्पेशल वाले पकौड़े भी भेजना। हाँ। ये मेरा सिक्सर। संजीव पारेख शेयर मार्केट लाइन में काम करते थे। अभी का उनका पता तो मालूम नहीं, पर उनकी माँ ग्रीन पार्क में रहती है। वो संजीव जी तो आउट ऑफ दिल्ली सेटल हुए हैं। हाँ, ऐसे कुछ सुना था। संजीव पारेख की माँ का एड्रेस है आपके पास? जी नहीं, उनका एड्रेस तो नहीं है, पर एक बार उसने बताया था कि वो बेसिकली दिल्ली का रहने वाला है और उसकी माँ ग्रीन पार्क वाले गुरुद्वारे के आसपास कहीं रहती है। उनकी माँ का नाम याद है आप लोगों को? एक बार संजीव जी की वाइफ पूजा ने बताया था। सावित्री नाम है, सावित्री पारेख। कोई संजीव पारेख जो आपके पिताजी के अच्छे खासे दोस्त हुआ करते थे लक्ष्मी नगर में। हम उन्हें ट्रेस कर रहे हैं, शायद वो इन दोनों के बारे में कुछ बता पाए। पर हैरानी इस बात की है कि आप और नंदिनी अब तक इन दोनों को नहीं पहचान पाए। हम भी यही सोचकर काफी परेशान हैं सर। एक एक रिश्तेदार, दूर का ही सही, सभी के बारे में सोच रहे हैं। कहीं कोई ऐसा रिश्तेदार तो नहीं जिसके टच में हम ना हो पर माँ हो। ऊपर से मुझे अजीब लग रहा है कि आपको माँ के फोन रिकॉर्ड से भी क्यों कुछ नहीं मिला। कम से कम इन दोनों के चेहरे अगर साफ दिख जाए
तो हम अंदाजा लगा पाए कि ये दोनों हैं कौन। लगे हुए हैं सर। 2 कांस्टेबल्स लगातार बैठकर दोनों प्लेटफॉर्म्स का फुटेज छाट रहे हैं। सांगवान स्पीड बढ़ाने की पड़ेगी। टाइम फ्रेम भी तो दिया मैंने कि कितने बजे के आसपास ये दोनों स्टेशन पर होंगे। जी सर, कल सुबह तक का टाइम दो सर प्लीज। दूसरी ओर हम संजीव पारेख की मां का घर ढूंढ रहे हैं ताकि उनके जरिए हम संजीव तक पहुंचे और संजीव शायद इन दोनों को पहचान ले। हमने इलाके के सारे ज्वेलर्स को कविता आचार्य के कंगन के फोटोग्राफ्स पहुंचा दिए ताकि अगर कातिलों ने बेचने आए तो हमें तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल सके। हमारी तकदीर अच्छी थी कि हम संजीव पारेख का घर ढूंढ पाए ग्रीन पार्क। जी सावित्री पारेख। जी बोलिए, क्या बात है? जी संजीव पारेख आपका बेटा है? जी हाँ। जी हमें संजीव से बात करनी है एक मर्डर केस के सिलसिले में। दरअसल कविता आचार्य नाम की एक औरत का मर्डर हुआ है। संजीव उन्हें और उनके हस्बैंड को बहुत अच्छे से जानते थे। हमारे पास दोनों कातिलों की तस्वीरें हैं लेकिन उन्हें कोई भी पहचान नहीं पा रहा है। हो सकता है संजीव उन दोनों को पहचानने में हमारी कोई मदद कर सके। कहाँ है संजीव? मुझे नहीं पता कहाँ है संजीव। उसका कोई कांटेक्ट नंबर है आपके पास? जी नहीं, मेरी काफी लंबे अरसे से उसके साथ बातचीत नहीं हुई। जी बेटा है वो आपका? हाँ है। वैसे संजीव की बेटी आंचल मेरे साथ रहती है। हो सकता है उसकी बात अपने पापा से होती। जी बुलाइए आंचल को। वो तो कॉलेज गई है। ठीक है, उसका नंबर दे दीजिए। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. हमने कविता आचार्य के पोते अंकित आचार्य और नाती सौरभ माने पर कड़ी नजर रखी। कत्ल के दिन 10 जुलाई को वो दोनों कहाँ थे, क्या कर रहे थे, हर एक डिटेल निकाली, पर हमें अब तक उन दोनों के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला था। अब 2 बातें एक साथ होने वाली थी। एक, हाथ आने वाला था नवादा मेट्रो स्टेशन का सीसीटीवी क्रैक, जिससे हमें दोनों संदिग्ध के चेहरे साफ मिल गए। और दूसरी बात थी संजीव पारेख की मां सावित्री से मिलने वाली एक अजीब सी खबर। सावित्री जी, मैंने आंचल को फोन किया था, उसका फोन लगा ही नहीं। मैंने मैसेज भी ड्रॉप किया लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। अरे मैडम, मैं तो खुद ही आंचल को लेके परेशान हूँ। वो ना तो कॉलेज से घर लौटी है और नहीं उसका फोन लग रहा है। मैंने उसकी सहेलियों से बात की तो उन्होंने कहा कि वो कॉलेज के बाद तुरंत निकल गई थी और सबको लगा कि वो रोज की तरह घर गई होगी, पर नहीं। मैंने अपने छोटे बेटे राजीव से भी बात की लेकिन वो कहीं नहीं है। सर, मैंने सावित्री जी से कहा है कि हम आंचल के कॉल रिकॉर्ड्स तुरंत मंगवा रहे हैं और उनसे कहा है कि वो आंचल की सहेलियों से दोबारा बात करें। क्या आंचल का गायब हो जाना कविता आचार्य के मर्डर से जुड़ा? आंचल को कैसे पता चला कि तुम उसे कॉल करने वाली? सर, सावित्री जी के अलावा तो किसी को भी नहीं पता था कि मैं आंचल को कॉल करने वाली हूँ। और सावित्री जी ने यह कहा कि वो संजीव के टच में नहीं है, आंचल हो सकती है। जी सर। आंचल पारेख के गायब होने का रहस्य अगले ही दिन रोशनी में आने वाला था, जब नवादा मेट्रो स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज हमारे हाथ लगती। इसके पहले कि हम कविता आचार्य की फैमिली से पूछते कि वो 2 कातिल कौन थे, हमें उनकी असलियत पता चलने वाली थी। फोन बंद आ रहा है उसका। उसने अपने चाचा राजीव से भी बात नहीं की। उसकी सारी सहेलियों से पूछ चुकी हूं मैं। और ऐसे कैसे हो गया कि आपने उसका फोन नंबर लिया और वो एकदम से गायब हो गई? हम खुद हैरान हैं सावित्री जी कि ऐसा कैसे हो गया। वैसे ग्रीन पार्क की पुलिस भी लगी है आपकी पोती को ढूंढने में। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपकी पोती आंचल से सिर्फ इसीलिए कांटेक्ट करना चाहते हैं ताकि हम संजीव तक पहुंच सकें और संजीव से इन दोनों तक। आप चिंता मत कीजिए, आपकी पोती मिल जाएगी। है, 1 मिनट, वो फोटो फिर से दिखाएंगी? ये तो मेरा बेटा संजीव है और साथ में मेरा पोता समीर, आंचल का छोटा भाई।
आरती ने कॉल किया अभी। ये दोनों संजीव पारेख और उसका बेटा समीर पारेख है। संजीव की मां सावित्री जी ने इन दोनों को पहचान लिया। आप लोगों ने नहीं पहचाना? लक्ष्मी नगर में आपके पड़ोसी रह चुके हैं। हाँ सर, पर हमारे वहाँ से निकल जाने के बाद ये लोग वहाँ आए होंगे। हाँ, मैं तो कभी नहीं मिली इनसे, ना माँ पापा से कभी सुना है इनके बारे में। सावित्री जी, आपका फोन। हेलो माँ, मैंने अभी आंचल के नंबर पे फोन किया था। संजीव भैया ने फोन उठाया। राजीव कहाँ है संजीव? और आंचल कहाँ है? उन्होंने कहा वो दोनों ठीक है और बोले दोबारा फोन मत करना। हाँ राजीव। संजीव भैया, आंचल का फोन आपके पास है? कहाँ है वो? आंचल मेरे साथ है, बिल्कुल ठीक है। और सुन, दोबारा फोन करने की जरूरत नहीं। लेकिन भैया, आगे कुछ बोला नहीं और फोन काट दिया, और तब से फोन फिर से स्विच ऑफ है। राजीव, संजीव और समीर ने किसी का कत्ल कर दिया है। क्या? कत्ल कर दिया? किसका? माँ, ये क्या कह रही हैं आप? कहाँ है संजीव? आंचल है साथ में? समीर भी साथ है? राजीव को कुछ नहीं बताया उसने कि कहाँ है, बस फोन काट दिया। और वो औरत जिसको मार डाला, क्यों मार डाला? हमें अभी पता लगाना है, लेकिन उससे पहले आपको हमें बताना होगा संजीव के बारे में। गणेश भाई, ये संजीव पारेख और उसके बेटे ने मां को क्यों मार डाला होगा? मुझे नहीं पता प्रवीण। ये संजीव तो काफी करीब था तुम्हारे मम्मी पापा के। उसकी कविता जी के साथ ऐसी क्या दुश्मनी हो गई? अब आधा मेट्रो स्टेशन से बाहर आए और फिर टैक्सी लेकर द्वारका मंगल विहार तक आए और कविता जी की सोसाइटी से कुछ दूरी पर उतर गए और फिर चेहरा छुपाकर सोसाइटी के रजिस्टर में फर्जी नाम और फर्जी नंबर लिखकर फ्लैट तक पहुंचे। फिर वही कर गए जो करने आए थे, कविता आचार्य का कत्ल। मुझे कोई कारण नहीं दिख रहा सर, इतनी अच्छी दोस्ती थी। संजीव की बेटी आंचल भी गायब हुई कल, और अब वो संजीव के ही साथ है। गणेश भाई, इस संजीव पारेख का माँ पापा से कोई झगड़ा हुआ था क्या? नहीं, होता तो ये नाम पहले बता देते। सर, मैं सावित्री पारेख और संजीव के छोटे भाई राजीव पारेख के साथ वहाँ आ रही हूँ। ये लोग कह रहे हैं इन्हें कोई आइडिया नहीं संजीव ने ऐसा क्यों किया। ठीक है, हम उनसे पता करते हैं कि संजीव अपने बेटे समीर और बेटी आंचल को लेकर कहाँ जा सकता है। तुम उनसे पता करो संजीव की पत्नी पूजा कहाँ है। पूछा मैंने सर। सावित्री जी कह रही है कि पूजा संजीव को 3 साल पहले ही छोड़ चुकी थी। गणेश जी, दिव्या जी, पूजा ने 3 साल पहले संजीव को छोड़ा। आप लोगों को कुछ आइडिया है कि पूजा इस वक्त कहाँ हो सकती है? हमें कैसे पता होगा सर? हमें तो ये भी पता नहीं था कि पूजा ने छोड़ दिया। कविता जी ने आप दोनों से संजीव पारेख का कभी जिक्र नहीं किया? नहीं सर, मुझसे तो कभी नहीं किया। मुझसे भी नहीं, पर ऐसी भी क्या अनबन, कितनी भयंकर तरीके से माँ को। संजीव अपने बच्चों के साथ कहाँ जा सकता है? इससे पहले कहाँ था वो? सर, एक्चुअली हमें संजीव भैया के बारे में कभी भी कुछ भी पता नहीं रहता है। बस 2 साल पहले उन्होंने बच्चों को माँ के पास भेज दिया, हाथ में एक चिट्ठी थमाकर। मैं शहर के बाहर जा रहा हूँ। माँ, तुम समीर और आंचल की देखभाल करना। मुझे मालूम है आप मुझसे नाराज हो, लेकिन बच्चे मासूम हैं। आपके पोता और पोती हैं, उनके साथ उनके मार्कशीट्स भी हैं। अगर राजीव और आप उनको आगे कॉलेज पढ़ाओगे तो उनके लिए अच्छा होगा। संजीव। और उस चिट्ठी में कोई अफसोस कुछ नहीं था, ना थैंक यू ना सॉरी, बस एक रिक्वेस्ट थी। ऑर्डर ही समझिए कि आंचल और समीर की देखभाल हम लोग करें। फिर माँ ने देखभाल शुरू की, मैंने भी मदद की, स्कूल में एडमिशन वगैरह करवाया। खून है हमारा। फिर अचानक 6 महीना पहले संजीव भैया आए और समीर को लेकर चले गए, पढ़ाई वढ़ाई सब छुड़वा कर। क्यों ले जा रहा है, क्यों पढ़ाई छुड़वा रहा है, कुछ भी नहीं बताया। बस
ले गया समीर को, और अब ऐसे ही अचानक आंचल को लेकर चला गया बिन बताए। सावित्री, हमें लगता है आंचल खुद अपनी मर्जी से संजीव के साथ गई, क्योंकि जब हमने आपसे कांटेक्ट किया और आपने हमें आंचल का नंबर दिया, उसके तुरंत बाद किसी ने आंचल को ये बताया कि हम उसके फादर को ढूंढ रहे हैं। सावित्री जी, आपके घर से निकलते ही मैंने तुरंत आंचल को फ़ोन किया था, लेकिन उसका फ़ोन लग नहीं रहा था। शायद उससे पहले ही उसको संजीव का फ़ोन गया होगा। हेलो आंचल, पापा बोल रहा हूँ। पापा, कहाँ हो आप? घर आए हो? नहीं बेटा, मैं तुमको लेने आया हूँ। कहाँ आना है लिख लो, जल्दी से आ जाओ। और सुनो, फ़ोन स्विच ऑफ करना, ओके? क्यों, क्या हुआ है पापा? सब मिलकर समझाऊंगा, जल्दी से एड्रेस लो। सावित्री, क्या संजीव आपके टच में था? क्या उसने कहा था आपसे कि हम उसे ढूंढ रहे हैं? आपको पता था कि संजीव ने मर्डर किया है? नहीं, मुझे मालूम नहीं था। एक मिनट सर, आप सीधा मेरी माँ के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। इनको तो पता भी नहीं था कि संजीव भैया और समीर कहाँ थे, क्या कर रहे थे। और ये जो औरत है जिसका मर्डर हुआ है, हमने तो उसका नाम भी नहीं सुना कभी। इस वक्त संजीव कहाँ हो सकता है? और उसकी पत्नी पूजा कहाँ मिलेगी? नहीं मालूम, वो पूजा के लायक था ही नहीं कभी। वो किसी औरत के लायक नहीं था जो कभी उसकी जिंदगी में आई थी। देखिए, मेरा बेटा संजीव, मैंने जना उसे जरूर है, लेकिन वो ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गया, क्या हो गया, आज तक समझ नहीं पाई हूं मैं उसको। एक बूढ़ी औरत को मार डाला उसने, मार डाला, और साथ में समीर को शामिल किया। कितना छोटा है समीर। मैं मां होते हुए भी अपने बेटे संजीव को आज तक नहीं समझ पाई कि किस मिट्टी का बना हुआ है वो। संजीव पारेख चिकनी चुपड़ी बातें करता। वो अपने रुतबे से लोगों का विश्वास और दिल जीत लेता, उन पर पकड़ जमा लेता और अपनी बातों के लपेटे में लेकर उसके शेयर बाजार के इन्वेस्टमेंट्स के लिए उनसे पैसे निकलवाता, फिर उन्हें ठगता, उनके साथ फ्रॉड करता और फिर नए शिकार की तलाश करता। सालों पहले जब वो हैदराबाद में अपनी हेरा फेरी के कारोबार में पैर जमा रहा था, तब वो अमृतसर की गुरप्रीत कौर से मिला और उससे शादी करने के पीछे भी उसका एक ठोस मकसद था। गुरप्रीत का पिता एक रईस आदमी था और इसकी वजह से संजीव को रहने की जगह आराम से मिल गई। उसका पहला बच्चा लड़का था जो गुरप्रीत से हुआ था और उसे गुरप्रीत को जया नायडू के लिए छोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। एक तो वो हमारे जात की नहीं थी, ऊपर से डिवोर्सी थी। पति छोड़ा था उसने अपना, घर तोड़ा था अपना संजीव के लिए। मुझे वो शादी कभी मंजूर नहीं थी। और संजीव, वो तो कितने ही दिनों से हमसे दूर था, कभी फोन तक नहीं करता था हमें। और फिर एक दिन धमक गया अचानक। मैंने उन्हें घर में दाखिल नहीं होने दिया क्योंकि वो शादी मुझे कतई मंजूर नहीं थी। आंचल और समीर दोनों जया से हुए थे, लेकिन जब उसने संजीव को छोड़ा तो हमें पता भी नहीं चला। फिर उनकी लाइफ में पूजा आई। हमें तो ये भी नहीं पता था कि संजीव भैया यहाँ दिल्ली में रहते हैं या दुनिया के किसी और कोने में। नमस्ते माँ जी, मैं पूजा। फिर 2 साल पहले वो आंचल और समीर को मेरे पास छोड़कर चला गया। तब पता चला कि पूजा, जिसे बच्चे अपनी माँ समझते थे, वो भी संजीव को छोड़कर चली गई। और संजीव की जिंदगी में एक नई लड़की आई, मानसी बनर्जी। और वो तो आंचल से उम्र में थोड़ी ही बड़ी थी। आंचल, समीर, मानसी से मिलो। हाय आंचल। हाय समीर। अब से ये हमारे साथ ही रहेगी। ये मानसी बनर्जी, ये भी इस मर्डर प्लान में शामिल हो सकती है। इसका कोई नंबर या एड्रेस है आपके पास? मुझे नहीं पता सर, हमें संजीव भैया के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो जो भी नंबर यूज कर रहा था आप लोगों से बात करने के लिए,
वो नंबर दीजिए। मेरे पास उनका मोबाइल नंबर नहीं है और मुझे नहीं लगता कि भैया मोबाइल फ़ोन यूज़ भी करते हैं। अब ये मानना थोड़ा मुश्किल है। आज की डेट में आपका भाई संजीव मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करता। संजीव के बारे में कुछ भी मानना आसान नहीं रहा है कभी। सावित्री जी, आपका बेटा उसके निजी मामलों से अलग अब एक खूनी भी है। इसलिए आपको और राजीव आपको हमें कोई तो ऐसी लीड देनी होगी जिससे हम उस तक पहुंच पाए। उसने आपके पोते समीर को एक कत्ल में शामिल किया। अब आंचल भी उसके पास। हमारा उस तक जल्द से जल्द पहुंचना जरूरी है। तुम्हारे पापा कहाँ? मुझे नहीं पता, पर वो आएंगे मुझे लेने। उन्होंने कहा था सब लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने मुझे रुकने के लिए कहा था। मैं उनकी वेट करूंगा। वो आएंगे और मुझे अपने साथ ले जाएंगे। पापा। क्या आंचल भी तुम्हारे इस मर्डर प्लान में शामिल था? तुम लोगों ने कविता आचार्य का मर्डर क्यों किया? संजीव पारेख तक पहुंचना आसान नहीं होने वाला था, पर ना पहुंचने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। एक तो वो खूनी था, दूसरा हमें यह जानना था कि कविता आचार्य के कत्ल के पीछे उसका मकसद क्या था, और उसने इस संगीन जुर्म में अपने बच्चों को क्यों शामिल किया। क्या वो वाकई में शामिल थे? अतीत का ऐसा क्या मसला था जिसके चलते ये कत्ल हुआ? संजीव पारेख की खोज और उसका नतीजा अब कल के एपिसोड में देखेंगे, इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। और इस खोज का नतीजा होगा एक चौंकाने वाली सच्चाई जो इस कत्ल की वजह बनी। जय हिंद।